स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट समुच्चय का बेसिक करते हैं। समुच्चय का बेसिक इतना इम्पोर्टेंट है कि यदि आप बड़ी क्लासों में भी जाओगे तो आपको टीचर ये कहेगा कि आपने 11th क्लास के अंदर समुच्चय को अच्छे से पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो एक बार प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, एक बार जाकर के पुनः उसको अच्छे से पढ़ें। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। समुच्चय का बेसिक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ये सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इसका बेसिक यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो इसकी एक्सरसाइज करने में तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब चलते हैं, हम समुच्चय कहते किसे हैं और किस प्रकार से इसका निरूपण करते हैं। तो समुच्चय की पहले तो परिभाषा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखो, इसमें सुपरिभाषित शब्द को याद रखना, आप सुपरिभाषित है, इंपॉर्टेंट है। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब होता है वह संग्रह जिसके अंदर किसी प्रकार का कंट्राडिक्शन नहीं हो, यानी विरोधाभास नहीं होता है, उसको सुपरिभाषित कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे सप्ताह के दिनों का संग्रह। तो सप्ताह में 7 डेज हैं तो सभी 7 डेज ही बताएंगे, 8 नहीं बताएगा, कोई 5 नहीं बताएगा। तो ये सुपरिभाषित है, इसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। तो यह समुच्चय है। क्यों समुच्चय है? क्योंकि सुपरिभाषित संग्रह है। दूसरा, सुपरिभाषित किस कोण से नहीं होते हैं? जैसे मैं इस तरह से कहूँ कि विश्व के 10 सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स के नाम बताओ, तो किसी की नज़र में धोनी हो सकता है, किसी में सचिन तेंदुलकर हो सकता है, किसी में विराट कोहली हो सकता है, किसी में और कोई दूसरे देश का हो सकता है। तो ये सभी की राय एक नहीं हो सकती, सभी की राय एक नहीं हो सकती, तो उसको हम सुपरिभाषित नहीं कह सकते। तो जो सुपरिभाषित नहीं है वो समुच्चय नहीं होता है। और लोग जैसे जैसे संसार के 10 खतरनाक जानवरों के समुच्चय। अब खतरनाक की लिस्ट में सबको अलग अलग विचार है सबकी, क्योंकि मैं आपसे लिस्ट बनाने के लिए कहूँ तो सबके नाम सेम नहीं मिल सकते। किसी को सर्प से खतरनाक लगता है, डर लगता है, किसी को शेर से भी नहीं लगता है, तो किसी को बिच्छू से बहुत डर लगता है, तो उसके लिए तो बिच्छू खतरनाक हो गया। अच्छा, तो ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो अब आप समुच्चय के बारे में समझ गए होंगे कि समुच्चय किसके कहते हैं, कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और जो सुपरिभाषित नहीं होता है उसको हम समुच्चय नहीं कहते हैं। अब समुच्चय को अक्सर मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, उनको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से, इन छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, समुच्चय को हमेशा मजला ब्रैकेट में निरूपित किया जाता है, मजला ब्रैकेट में। तीसरी बात, समुच्चय में कोई भी एलिमेंट होता है जो रिपीट नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट होता है जो रिपीट नहीं होता है ये। और इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चौथी बात ये रखना है, इसमें ऑर्डर होता है जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो एक बार दोबारा देखो, समुच्चय को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए सप्ताह के या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोल्स का कलेक्शन ले लिया मैंने, तो AEIOU, इस तरह से देखो, अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल लेटर से समुच्चय को निरूपित कर दिया, इसके एलिमेंट्स को हमने छोटे लेटर से निरूपित कर दिया और इसको मजला ब्रैकेट में लिखते हैं। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसमें IU को पहले भी लिख सकते हो, A को बाद में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर, मजला ब्रैकेट के अंदर। दूसरा, कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये, और किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को हम कोमा से सेपरेट करते हैं। किससे सेपरेट करते हैं? कोमा से सेपरेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समुच्चय की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, इसको मजला ब्रैकेट में एलिमेंट्स को लिखा जाता है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, और किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करते हैं। तो ये याद रखना। नेक्स्ट है समुच्चय निरूपण की विधियां। अब समुच्चय निरूपण की 2 विधियां हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। समुच्चय निर्माण विधि होती है तो एक रोस्टर या सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं, जिसमें हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ले लिया मैंने, तो यहाँ ए इक्वल टू में ए ई आई ओ यू, तो ये इसके अंदर क्या है कि मजला ब्रैकेट्स में एलिमेंट लिखते हैं, किन्हीं दो एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता नहीं है इसके अंदर, और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, रोस्टर रूप में कहते हैं इनको, हमने रोस्टर रूप में लिखा है। जैसे और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 20 समुच्चय ऐसा है जिसमें हमने प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जो 6 से कम हो, तो हम 1 2 3 4 5 ये ले लिया, 6 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ये लेस देन 6 है। तो इसमें देखो हमने मजला ब्रैकेट में लिखा है, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं होते हैं, इसमें दो एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करते हैं, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 2 1, कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हैं, 4 3 कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं सारणीबद्ध रूप या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप के अंदर क्या होता है कि हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उसको किसी चर से डिनोट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी चर से डिनोट कर दिया, चर से, और उसके बाद में चर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड वगैरह कुछ भी, पी क्यू वगैरह। अच्छा, और उसके बाद में उस एक्स की जो कॉमन प्रॉपर्टीज है ना, सर्वनिष्ठ गुण है, उसको लिखा जाता है, एक्स की व्याख्या की जाती है कि एक्स इसमें क्या चीज़ है। जैसे मैंने इसमें ले लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो हमने इन सभी समुच्चय एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर एक्स की व्याख्या करेंगे हम, ए समुच्चय इक्वल टू में एक्स सच दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, इसको समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं, और इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको। एक इसमें समुच्चयों के अवयव को, इनका भी ध्यान रखना, समुच्चयों के जो अवयव है ना उसको एक ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ये भी काम आएगा आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन है इसमें, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो जैसे मैंने ए सेट ले लिया और इसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3, इस तरह से कुछ ले, अब आपसे पूछेगा, जैसे 1 और ब्लैंक्स दे देगा इसमें, आप ए में बिलोंग कर रहा है तो ये बिलोंग्स टू लगा दो, और बिलोंग नहीं कर रहा, जैसे मान लीजिए 5 ले लिया इसमें, तो अब ये बिलोंग नहीं कर रहा, इसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर है नहीं, तो उसका मतलब बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू लगा देंगे। तो एलिमेंट्स संबंधी तो आपको जानकारी होगी कि जो एलिमेंट्स इसमें होते हैं वहाँ तो बिलोंग्स लगाते हैं, और जो एलिमेंट नहीं होते हैं उसको डज नॉट बिलोंग्स टू लगाते हैं। नेक्स्ट है कि समुच्चयों का प्रकार पढ़ेंगे हम वन बाई वन। पहला है रिक्त समुच्चय, पहला क्या है, रिक्त समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं। इसको फाई से या खाली मजला ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे या मजला ब्रैकेट से, जो खाली मजला से तो समुच्चय को सभी से करते हैं, लेकिन खाली मजला ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो x है, जो लेस देन 6 है और ग्रेटर देन 5 है, तो 5 से बड़ा और 6 से छोटा प्राकृत संख्या कोई है ही नहीं, तो वहाँ 5 आ जाएगा इसके अंदर। और भी मैनी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम, जैसे हमने एक समुच्चय इस तरह ले लिया जो छात्राओं के विद्यालय में छात्रों का समुच्चय, तो छात्राओं के विद्यालय में एक भी छात्र नहीं होगा तो वहाँ हमारा 5 आ जाएगा उसमें से। और भी दुनिया भर के अनेक एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, हमारी बुक में भी काफ़ी क्वेश्चन है इसमें। अब है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय के नाम से पता लग रहा है कि वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है ना, केवल एक अवयव होता है, उसको हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण लेता हूँ, हमने सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ले लिया, तो मान लीजिए ए सेट हमने ऐसे ले लिया जो जिसमें सम अभाज्य संख्याएं हो और प्राइम हो, प्राइम का मतलब अभाज्य संख्याएं हो, तो देखो 2 है ना, जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो सम को भी संतुष्ट कर रही है और अभाज्य को भी। इसके अलावा अभाज्य के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब विषम आते हैं, तो एक तो ये हो गया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे x लेस देन 6 ले लिया, ग्रेटर देन हमने 4 ले लिया, और x क्या है, एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले लिया हमने, तो प्राकृत संख्याओं के अंदर 5 आ जाएगा, तो ये
प्राकृत संख्या है 5 है जो 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। कहने का मतलब है कि वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है उसको हम एकल समुच्चय कहते हैं। नेक्स्ट है परिमित समुच्चय। नाम से पता लग रहा है कि परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या होती है जो सीमित होती है, जिसको हम आराम से काउंट कर सकते हैं, उसको हम परिमित समुच्चय बोलते हैं। जैसे जैसे तो हमारी क्लास के अंदर विद्यार्थियों का समुच्चय तो परिमित है, हम काउंट करके बता देंगे। हमारे स्कूल के अंदर विद्यार्थियों का समुच्चय तो स्कूल में भी जितने स्कूल में स्टूडेंट्स हैं वो भी काउंट करके बताए जा सकते हैं। किसी गांव की जनसंख्या है तो ये परिमित समुच्चय है, जिसमें है अवयवों की संख्या सीमित होती है, उनको हम काउंट करके बता सकते हैं, उसको हम परिमित समुच्चय कहते हैं। नेक्स्ट है अपरिमित समुच्चय। नाम से पता लग रहा है जिसमें अवयवों की संख्या होती है जो असीमित होती है, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, असीमित होती है, जिसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को एन से दिखा देते हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय होल नंबर से दिखा दिया हमने, 1 2 इनफाइनाइट तक इस तरह। इसी प्रकार से 0 1 2 इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार से इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स है, ये क्या है कि अपरिमित समुच्चय है। इनमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, एंड पॉइंट हम निकाल नहीं सकते, उसको हम अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। समान समुच्चय के अंदर क्या होता है कि वो दो समुच्चय ए और बी, वो दो समुच्चय हैं जिसमें अवयवों की संख्या है ना, जो तथ्यतः, ध्यान रखना इसमें, तथ्यतः समान होती है। जो अवयव इसमें होते हैं ना वही अवयव बी में होते हैं, तो वो ए और बी है जो समान समुच्चय होते हैं, इनको ए इक्वल टू बी बोलते हैं। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो एलिमेंट ए में होंगे वही एलिमेंट बी में होंगे, तो वो समुच्चय क्या कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा। इसमें इस तरह से परिभाषा करोगे कि ये दो समुच्चयों में यदि अवयव तथ्यतः समान हैं तो वो समान समुच्चय कहलाते हैं। दूसरा है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय के अंदर दो समुच्चय ऐसे हैं जिसमें अवयवों की संख्या होती है ना, संख्या वो समान होती है। अवयवों का समान होना जरूरी नहीं है। जैसे ए के अंदर ले लिया मैंने ए कोमा बी ले लिया, और बी के अंदर ले लिया मैंने 1,2 ले लिया, तो देखो दो ही एलिमेंट इसमें हैं और दो ही एलिमेंट इसमें हैं, तो इसमें केवल संख्या समान होगी, उसको तुल्य समुच्चय कहते हैं। और जिसमें एलिमेंट तथ्यतः समान होंगे उसको हम समान समुच्चय कहते हैं। नेक्स्ट है सार्वत्रिक समुच्चय, इसको आगे पढ़ेंगे, हम आगे डिटेल से देखेंगे इसमें। तो ये था आपका समुच्चय के बारे में। अब हम इसके आगे और पढ़ेंगे इसके टॉपिक्स में। तो देखो दूसरा टॉपिक क्या है इसके अंदर, आगे आ रहा है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का मतलब समझो पहले तो कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं। मान लीजिए कि दो समुच्चय ए और बी हैं, ये एग्जांपल्स, ए और बी दो समुच्चय हैं आपके पास में, ए है एंड बी है। तो ए के सभी अवयव यदि बी में भी होते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ए को बी का क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए सबसेट है बी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उपसमुच्चय को। और इसको एग्जाम्पल से हम समझाएंगे। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन इस तरह से है, ए सबसेट बी है तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में बिलोंग करता है तो एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा बी में भी। एक्स ए में बिलोंग करता है तो एक्स बी में बिलोंग करेगा, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अच्छा, अवयव ए में और बी में यदि इक्वल हो जाते हैं तो इस तरह से दिखा देते हैं, ए सबसेट बी, इस तरह से दिखा सकते हैं। और ए सबसेट बी का मतलब है ए है जो बी का प्रॉपर सबसेट है, यानी ए और बी बराबर नहीं है। ए में और बी में एलिमेंट्स हैं जो अलग अलग हैं, मतलब संख्या कम है इसके अंदर, तो उसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, उसको उचित समुच्चय बोलते हैं, उसको ए को बी का उचित समुच्चय बोलते हैं। और बी को ए का अधिसमुच्चय बोलते हैं, बी को ए का क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय बोलते हैं, अधिसमुच्चय। दोबारा समझिए, समुच्चय ए और बी समुच्चय इस प्रकार हो कि यदि ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में भी हो तो ए को बी का उपसमुच्चय बोलते हैं। और ए सबसेट बी है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए में, यदि ए के अंदर एक्स बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी में बिलोंग करेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ए इक्वल टू में हमने ले लिया 1,2 ले लिया, और बी में ले लिया मैंने 1,2,3। तो देखो ए के सभी एलिमेंट बी में भी हैं तो हम इसको ए सबसेट बी बोलेंगे इसको। तो इसमें ध्यान रहे, और ये ध्यान रखना ए बराबर बी नहीं है तो इसका मतलब है कि ए है जो बी का उचित समुच्चय है,
ए है बी का उचित समुच्चय। यदि ए में बी में बराबर समुच्चय एलिमेंट हो सकते हैं तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें बराबर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं ए के अंदर। अच्छा, और इसमें जो अवयवों की संख्या होती है ना, अवयवों की संख्या, वो इसके उप समुच्चय निकालते हैं। पहले तो उप समुच्चय निकालते हैं। जैसे ए है और इसके अंदर हमने 1, 2 और 3 एलिमेंट्स ले लिया ए। इसके उप समुच्चय पूछेगा कि इसके उप समुच्चय निकालो, तो उप समुच्चय हमने ए यहाँ लिखेंगे, ए के उप समुच्चय जैसे क्या क्या हो गया, फाई हो जाएगा। तो एक गुण धर्म है ये कि फाई होता है जो सभी का उप समुच्चय होता है, इसको याद रखना है आपको। फाई होता है वो सभी का उप समुच्चय होता है। दूसरा, नंबर 1 ले लेंगे और मजला ब्रैकेट में डाल देंगे उसको, नंबर 2 ले लेंगे उसको मजला ब्रैकेट में डाल देंगे, नंबर 3 ले लेंगे और मजला ब्रैकेट में डाल देंगे। अब दो दो एलिमेंट लो, 1, 2 लो और 1, 3 लो और 2, 3 आ गई। और दो देखो, 5 ले लिया हमने, सिंगल सिंगल ले लिया हमने, डबल डबल ले लिया। अब 3 ले लो कंप्लीट, 1, 2, 3 की डेफिनेशन ये है कि इससे के सभी समुच्चय, सभी एलिमेंट हैं जो इसमें भी हों, जैसे एक ए लेकर चल रहे थे तो ये उसका उप समुच्चय हो जाएगा। तो देखिए इस ये सेट है, इसके सब समुच्चय इसमें है, सब एलिमेंट इसमें है, तो ये उप समुच्चय सारे। देखो इसके अंदर कोई सा भी ऐसा समुच्चय नहीं। ये अब मजला ब्रैकेट लग गए हैं तो इसका मतलब ये समुच्चय हो गया। जैसे ये समुच्चय 1, 2, 3, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें भी है, तो ये ए के उप समुच्चय कहलाएंगे, ए के उप समुच्चय। और ए के उप समुच्चयों की जो संख्या है वो कैसे निकालते हैं हम, संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n से निकालते हैं। तो देखो यहाँ n का मतलब 1, 2, 3 यहाँ संख्या से है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। तो 8 काउंट कर लो अब इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 एलिमेंट हो गए। दोबारा देखिए इसके अंदर ए का समुच्चय उप समुच्चय किस तरह से निकालते हैं। हम शुरुआत 5 से करते हैं, फिर सिंगल एलिमेंट लेते हैं, डबल एलिमेंट लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। और हम इसमें अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n फॉर्मूले से हम इसमें अवयवों की संख्या निकालते हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक है कि वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय। वास्तविक संख्याएं आप जानते हो नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक होती हैं। तो देखो नेचुरल नंबर है, इससे बड़ा होल नंबर हो जाएगा, तो होल नंबर के लिए नेचुरल नंबर उप समुच्चय है कि नहीं। इसमें 0 और ऐड हो गया, और इसमें नेगेटिव नंबर ऐड कर दिए तो ये आई हो गया, या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यानी पूर्णांक हो गए इसके अंदर। और पूर्णांक होने के बाद में आप इसको रेशनल नंबर भी ले सकते हो इसके अंदर, ये भी उप समुच्चय हो जाएगा इसमें। और रियल नंबर तो उप समुच्चय है इसका, इस तरह से है। और रेशनल और इरेशनल होती हैं, दोनों रियल नंबर्स के अंदर होती है, रियल नंबर्स के उप समुच्चय होते हैं। लेकिन रेशनल जो होती है, जो रेशनल के उप समुच्चय नहीं होती है। तो ये वास्तविक संख्याएं होती है, इस तरह से इनका ऑर्डर चलता है, पहले छोटा फिर बड़ा, इस तरह से उप समुच्चय कहलाते हैं ये। अब आता है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। इसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, एक छोटा यू और आएगा, इसको यूनियन बोलते हैं। ये कैपिटल यू को सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। इसका मतलब क्या है उदाहरण से समझेंगे हम। जैसे ए ले लिया मैंने 1, 2 और बी ले लिया मैंने 1, 2, 5 कुछ भी ले लिया, और सी ले लिया कि हमने 2, 4, 6 ले लिया। तो कहने का मतलब है कि जितने भी विचाराधीन उप समुच्चय होते हैं उन सभी के एलिमेंट्स किसी एक समुच्चय में होते हैं, तो वह एलिमेंट इन सब के लिए सार्वत्रिक समुच्चय का काम करता है, और इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर दिया, और मैंने ले लिया जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखो अब ये जितने भी विचाराधीन समुच्चय थे ए बी सी, तो इन सब के एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो यह क्या है कि सार्वत्रिक समुच्चय है। तो और सार्वत्रिक समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। विशेष ध्यान रखना कैपिटल यू का, क्योंकि एक स्मॉल यू और आएगा, उसका अलग मतलब होता है। तो कैपिटल यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे उप समुच्चय के रूप के अंदर समुच्चय के उप समुच्चय को क्या 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 रूप होते हैं। देखो इसके अंदर पहला है संवृत समुच्चय। पहला कौन सा है, संवृत समुच्चय को हम
बंद समुच्च भी, बंद अंतराल भी बोलते हैं। समुच्चन संवर्त अंतराल बोलो या बंद अंतराल बोलो, तो संवर्त अंतराल और बंद अंतराल का मतलब एक ही होता है। और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम बाकायदा आपको ग्राफ बना बना करके समझाएंगे। देखो इसके अंदर तो संवर्त को जैसे मान लीजिए इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, इसका समझाएंगे आपको अच्छे से। यहाँ हमने a कोमा बी ले लिया, a कोमा बी, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट। इसका मतलब ए से लेकर बी तक सभी का संग्रह है इसके अंदर, जिसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। दूसरे तरीके से इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि x लेस देन इक्वल टू बी होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको नंबर लाइन पर किस तरह से लेते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन है ये, और यहाँ ए कोई एलिमेंट है ए और यहाँ कोई बी एलिमेंट है, तो इसमें संवर्त या बंद का अंतराल है कि जिसमें यहाँ गोला लगा देंगे इसमें और उसको डार्क कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ए से लेकर बी तक सभी एलिमेंट इसमें आ गए और ए भी शामिल है उसमें, बी भी शामिल है, तो इसको हम बंद अंतराल बोलते हैं। नेक्स्ट है ओपन इंटरवल या खुला अंतराल। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए कोमा बी, इसको छोटे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है कि ए से लेकर के बी तक के एलिमेंट होंगे लेकिन ए और बी शामिल नहीं होगा। दूसरे तरीके से इस तरह से दिखाते हैं इसको कि एक्स है जो लेस देन बी है, ग्रेटर देन ए है। यहाँ देखो इक्वल साइन नहीं लगा हुआ, इसमें इक्वल लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके अंदर, इस सेट्स के अंदर क्या है कि बी शामिल नहीं है और न ही ए शामिल है। इसको नंबर लाइन पर इस तरह से दिखाते हैं, ये नंबर लाइन है हमारी और ये जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ये होलो ब्रैकेट से, होलो जो गोला बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं इस तरह से, तो यहाँ ए ले लिया मैंने, ये बी ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ए से लेकर के बी के सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं लेकिन ए शामिल नहीं है और बी शामिल नहीं। अर्ध खुला का मतलब है जिस मान लीजिए ए कोमा बी ले लिया, एक को बड़ा एक को छोटे ब्रैकेट में दिखाएंगे हम, तो इसका मतलब है ए तो शामिल नहीं है इसमें, बी शामिल है। इसको ऐसे भी लेंगे, एक्स लेस देन इक्वल टू बी, इक्वल लगा हुआ है और यहाँ देखो केवल इस तरह से इनइक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, इक्वल नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो समुच्चय है उसके अंदर बी तो शामिल है लेकिन ए शामिल नहीं है। तो ए से बी तक के एलिमेंट आ जाएंगे जिसमें बी भी शामिल होगा। इसको नंबर लाइन पर इस तरह से दर्शाते हैं, जैसे यहाँ ए है तो ये तो खाली ब्रैकेट में आ जाएगा, ये बी है ये डार्क ब्रैकेट में आ जाएगा इस तरह से। और अर्धबंद अंतराल का मतलब है जैसे मान लीजिए ए कोमा बी, वैसे इन दोनों का मतलब वैसे एक ही होता है भाई, फिर भी लिख लो आप, एक्स लेस देन बी, बी से तो छोटा होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी ए से बड़ा और ए भी शामिल है उसके अंदर, तो उसको अर्धबंद अंतराल बोलते हैं। और यहाँ इसको नंबर लाइन पर इस तरह से दिखाएंगे हम कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो बी इसमें शामिल नहीं है लेकिन ए है, तो उसको डार्क से दिखाएंगे, हम डार्क से दिखाएंगे, ए शामिल है उसके अंदर, तो उसको डार्क से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, तो इसको अच्छे से देखना, ये इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें देखो ये इक्वल साइन होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से लेस देन का केवल है, ग्रेटर देन का है, तो ये साइन अच्छे से ध्यान रखना। नंबर लाइन पे आपको समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में है पावर सेट या घात समुच्चय बोलते हैं इसको। तो इसको हम इस तरह से समझाते हैं आपको, देखिए घात समुच्चय, मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, आपको इस तरह समझा, कोई समुच्चय ए है तो ए के सभी उपसमुच्चयों का जो संग्रह होता है ना, ए के सभी उपसमुच्चयों का जो संग्रह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, घात समुच्चय बोलते हैं। देखो समुच्चय में तो अवयवों का समुच्चय होता है और घात समुच्चय में उपसमुच्चयों का संग्रह होता है, और इसको पी ऑफ ए, जैसे ए एलिमेंट है, कोई समुच्चय है तो उसके घात समुच्चय को पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं, पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी अवयवों की संख्या है जो 2 की पावर n से ही निकालते हैं, इसमें अवयवों की संख्या 2 की पावर n ही होती है। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ए सेट में ले लिया, मैंने एलिमेंट ले लिया 2,3, 2 एलिमेंट ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले तो उपसमुच्चय निकालेंगे, इसकी क्या निकालेंगे, उपसमुच्चय, क्योंकि उपसमुच्चयों के संग्रह दिखाना है हम। उपसमुच्चय निकालो इसका पहले, तो उपसमुच्चय
क्या क्या हो जाएंगे, फाई गुणधर्म है, फाई सभी का उपसमुच्चय होता है। फिर सिंगल नंबर ले लो 2 यहाँ से, फिर 3 ले लो, फिर 2,3। तो देखो इसके सभी ये जो समुच्चय लिए अपने, इनके सभी एलिमेंट है जो इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है ये ए के उपसमुच्चय हैं, ए के उपसमुच्चय हैं। ये तो उपसमुच्चय का मैटर हो गया। अब वो कह रहा है घात समुच्चय। घात समुच्चय के अंदर क्या है कि इनको भी यदि हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ना, तो वो हमको घात समुच्चय कहते हैं। तो ये ए के उपसमुच्चय, तो हम पी ऑफ ए इस तरह से लिखेंगे। यहाँ 5 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, और यहाँ 2,3 लिखा, और इनको एक मजला ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसके लिए पावर सेट के लिए ये जो मजला ब्रैकेट में है ना, ये एलिमेंट का काम करेंगे। ये किसका काम करेंगे, एलिमेंट का काम करेंगे। और यहाँ बार हैं बिना यहाँ, तो बाहर ये समुच्चय हैं, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, और ये सारे समुच्चय हैं जो इसके उपसमुच्चय हैं। लेकिन यहाँ इनके ऊपर भी समुच्चय का साइन लग गया, ये ब्रैकेट लग गया, तो अब ये एलिमेंट का काम करेंगे, एलिमेंट का काम करेंगे। तो अब इसमें अवयवों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n होता है। तो देखो 2 की पावर, इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। तो 4 काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो ये था हमारा घात समुच्चय। कई क्वेश्चन है इस पर भी, अच्छे से याद करना। अब समुच्चयों पर संक्रियाएं, क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं हम समुच्चयों पर, है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी। समुच्चयों का है सम्मिलन। एक तो सम्मिलन होता है, इसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ए समुच्चय और बी समुच्चय है, तो ए के बी के समुच्चयों को मिला करके लिख देंगे, तो उसको हम सम्मिलन का नाम देते हैं। इसको मैं जैसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी है। इसका मतलब ए के एलिमेंट भी है उसमें, और बी के एलिमेंट्स का भी उन्होंने मिला दिया, तो ये जो संग्रह बन गया वो ए यूनियन बी के नाम से जाना जाएगा। तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो भी मैं लिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल डेफिनेशन। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ए में, या लगाना यहाँ, या अति इंपॉर्टेंट शब्द है या एक्स बिलोंग करेगा बी में। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ए के अंदर ले लिया मैंने 1,2,3 ले लिया, और बी में ले लिया मैंने 4,2,4,5 ले लिया। अब मुझे ए यूनियन बी करना है, तो ए यूनियन बी का मतलब है, समुच्चय की डेफिनेशन है ये है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, और कॉमा से सेपरेट करते हैं 3 4 5। अब ये एलिमेंट है ना, जो या तो ए के अंदर हैं मिलेंगे, या आपको बी के अंदर मिलेंगे। तो ये डेफिनेशन इस तरह से है, क्योंकि हम मिसलेनियस के जो क्वेश्चन करेंगे ना, जिसके अंदर ये बहुत काम आएगा, ये शब्द है ना, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगी। नेक्स्ट इसके गुणधर्म और देखते हैं, क्या है प्रॉपर्टीज, क्या क्या होती हैं इसके अंदर। पहला है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब ये होता है, इनका ऑर्डर है ना, ए यूनियन बी लिखो चाहे बी यूनियन ए लिखो, बात ये क्या है, हम ए का बी के यूनियन करें चाहे बी का ए का यूनियन करें, एलिमेंट सेम ही आएंगे। तो इस नियम को क्रम विनिमय बोलते हैं। अब होता है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम हम यूनियन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो देखो जैसे ए, फिर हमने ले लिया यूनियन बी, फिर यूनियन सी, और यहाँ भी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब सहचर्य का मतलब है कि आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आप चाहो तो इन दोनों को मिला लो पहले, या इन दोनों को पहले मिला लो। बी को और सी को पहले यूनियन कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर ए का यूनियन करेंगे, या ए का और बी का यूनियन पहले करते हैं फिर सी का यूनियन करते हैं। दोनों में सेम ही आंसर आएंगे। तो इस रूल को सहचर्य नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहचारिता या सहचर्य नियम बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तत्समक नियम। तत्समक नियम के अंदर क्या होता है, इसका जो तत्समक एलिमेंट होता है वो फाई होता है। तत्समक एलिमेंट क्या होता है, फाई होता है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है कि किससे यूनियन कराएं कि वही आ जाए इसमें। जैसे ए है, ए का मैं यूनियन करा रहा हूँ फाई से, तो फाई का यूनियन कराने से मेरे को वापस में ए मिल जाएगा। क्यों कि इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो फाई है जो तत्समक अवयव है यूनियन के लिए, ए का तत्समक है। वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम भी याद रखना। इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए
ए यूनियन ए कर दो, ए को 2 बार लिख लिया ए और इधर भी ए लिख दिया, इसके एलिमेंट लिख दिए इसमें। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हम जानते हैं कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो वापस में ए ही आ जाएगा हमको। इसको हम वर्ग सम नियम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग सम नियम। देखो जैसे मैंने ए में ले लिया मैंने 1,2 और फिर ए से यूनियन करा रहा है, ए में भी 1,2 आएगा। अब ए यूनियन ए करो तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, 1,2 तो आ जाएंगे ना, क्योंकि कोई एलिमेंट रिपीट तो करते नहीं, तो यानी ये ए आ गया, इसको हम वर्ग सम नियम बोलते हैं। अब यू का नियम, यू का नियम क्या है, जैसे मान लीजिए ए का यूनियन हम कैप यू, ये स्मॉल है ये और ये कैपिटल यू बताया था आपको सार्वत्रिक समुच्चय चाहिए, और ये यूनियन है, दोनों को मिला रहा है, तो आपको पता है ये ए यूनियन बी है, तो यहाँ कैपिटल यू है ना, जिसमें ज़्यादा एलिमेंट होते हैं वो इसका आंसर आता है, तो यू का नियम बोलते हैं इसको। ए का यूनियन यू करें तो कैपिटल यू ही आता है, इसी को हम यू का नियम बोलते हैं। इंटरसेक्शन करते हैं तो छोटे वाला आता है, और यूनियन करते हैं तो बड़े वाला सेट आता है इसका आंसर। तो ये था आपका ऑपरेशन किसका, यूनियन का। अब हम इंटरसेक्शन भी देखेंगे, देखते हैं, देखो क्या होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हिंदी में सर्वनिष्ठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, सर्वनिष्ठ बोलते हैं। तो सर्वनिष्ठ का मतलब इतना होता है कि जैसे कोई ए और बी समुच्चय है, ए समुच्चय है और बी समुच्चय, तो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, उनको हम सर्वनिष्ठ समुच्चय बोलते हैं, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी याद रखना, ये इस तरह से होती है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, यहाँ एंड लगाना, यहाँ क्या लगाओगे, एंड x बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है, x ए में भी है और x बी में भी है। हमने ए यूनियन बी किया था तो यहाँ और लगाया था, ध्यान रखना इन बातों का, क्योंकि ये है कैपिटल, इंग्लिश का और लगाया था, और या हिंदी में या लगाया था, और हिंदी में लगाते हो लिखते हो तो यहाँ और लिखो या तथा लिखो, इस तरह से ये। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए के अंदर ले लिया मैंने 1 2 3 ले लिया, और बी के अंदर ले लिया हमने 2 4 और 6 ले लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी का ये मतलब होता है कि जो एलिमेंट ए में आएंगे वही एलिमेंट बी में भी आएंगी, जो एलिमेंट ए में हैं और वही एलिमेंट बी में भी हैं उनको लेंगे। तो देखो 1 इसमें नहीं है, 2 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 2 हो गया। समझ गए होगे आप। इसकी वेन डायग्राम में इस तरह से समझाते हैं इसको, जैसे ये है इस तरह से, ये ए है और ये बी है, तो ये जो एलिमेंट है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये इसमें ए में भी है और बी में भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। नेक्स्ट है सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के गुण धर्म। पहला है कर्म विनिमय। कर्म विनिमय का मतलब है कि आप ए का और बी का इंटरसेक्शन निकालो, या बी का और इंटरसेक्शन ए से निकालो, दोनों का सेम मान आता है, इसको हम कर्म विनिमय नियम बोलते हैं। अब है शास्त्रीय नियम। शास्त्रीय नियम का अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो कहना ये चाह रहा है कि किन्हीं भी दो का, चाहे ए का और बी का यूनियन इंटरसेक्शन कर लो, या बी का और सी का इंटरसेक्शन कर लो, और फिर जाकर के ए से इंटरसेक्शन कराओ, या इस तरह से करो, दोनों सेम ही आएंगे। ए का और बी का इंटरसेक्शन कर लो, फिर सी का करा दो, या ए का करा दो बाद में, बी का सी का करके, तो दोनों का मतलब ये होगा। इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं इसको, सहचारिता नियम या साहचर्य नियम बोलते हैं। एक है फाई का नियम या यू का नियम। देखो फाई का नियम, जैसे ए इंटरसेक्शन फाई करते हैं, अरे फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, तो ए इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन में तो जो खाली स्पेस है वो कॉमन है, इसमें कहने का मतलब है फाई आएगा इसका कॉमन। और यहाँ से यू का नियम यह होता है, इसमें ए इंटरसेक्शन कैपिटल यू है इसके अंदर, तो इसमें जो दोनों में कॉमन, इसमें तो ज़्यादा होंगे निश्चित रूप से, एलिमेंट है ज़्यादा होंगे इसमें तो, और इसमें कम होंगे, तो दोनों में कॉमन आएंगे ना, जो इसका आंसर होता है तो इसमें ए आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, यू का नियम बोलते हैं। यूनियन के अंदर आपको बताया था बड़ा होता है सेट, और इंटरसेक्शन में छोटे वाला सेट इसका आंसर होता है। वर्ग सम नियम के अंदर क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन ए है,
तो ए में और इंटरसेक्शन ए में दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में तो कॉमन ए ही है, तो इसका ए ही आंसर आ जाएगा। इसको वर्ग सम नियम बोलते हैं। बंटन नियम या वितरण नियम, बंटन नियम या वितरण नियम को हम इस तरह समझाएंगे। हम मान लीजिए कोई 3 समुच्चय लेते हैं, हम 3 समुच्चय इस तरह से ले लिया, जैसे मान लीजिए ए ले लिया मैंने और इंटरसेक्शन, और बी सेट ले लिया और यूनियन सी ले लिया। अब इसका बंटन किस तरह से करते हैं, इस साइन के साथ में इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। देखो इसके साथ इनका ए का इंटरसेक्शन हम बी से करते हैं, पहले ए का इंटरसेक्शन हम बी से करते हैं, फिर जो बीच में साइन होता है ना उसको लिखते हैं हम इसको, फिर यू, फिर ए का इंटरसेक्शन सी से कराते हैं, ए का इंटरसेक्शन सी। तो इस नियम को वितरण नियम या बंटन नियम बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको। ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, ये यहाँ अलग अलग साइन होंगे, तीनों साइन सेम हो जाएंगे तो उसको सहचर्य नियम बोलेंगे, यदि अंदर का साइन अलग है तो उसको वितरण नियम बोलेंगे। तो ये था आपका टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है देखते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय यानी डिफरेंस सेट। तो डिफरेंस सेट का मतलब समझो आप, पहले मान लीजिए ए और बी समुच्चय हैं दो, ए समुच्चय और बी समुच्चय दो है, ए और बी दो समुच्चय। तो इसमें एक तो ए माइनस बी पूछेगा, एक ए पूछेगा आपसे बी माइनस ए। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि ए में जो बी के एलिमेंट होते हैं उनको हटाना होता है। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है इसकी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में, ए माइनस बी हो रहा है तो एक्स ए में तो बिलोंग करेगा, लेकिन या तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी में, बी में बिलोंग नहीं करेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ए में ले लिया मैंने क्या 1 2 और 3 ले लिया, और बी में ले लिया मैंने 2 और 3 ले लिया। अब a माइनस बी का मतलब है कि a में जो b के एलिमेंट आए थे उनको हटा दो, तो b के एलिमेंट ये 2 और 3 ही हट गए तो a का बच गया। तो कहने का मतलब है कि x सच दैट x बिलोंग, ये है ना, ये बिलोंग a में तो करेगा लेकिन देखो b में नहीं है, ये b के अंदर नहीं है। तो उसको इस तरह से मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन एक्स बी माइनस ये क्या होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स है जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं। वेन डायग्राम में कैसे होगा इसमें देखो, जैसे ये ए है बी है, तो अब a माइनस बी करना है तो कहने का मतलब एक ये सेट देखो, ये सेट ये और इसमें से b को हटाना है तो b वाले पार्ट तक को हटा दो इसमें a, तो इतना इतना जो पार्ट बच गया ना वो a माइनस बी का पार्ट कहलाएगा। इसी प्रकार से ये a है और b है, इसको b माइनस a करना है तो b के अंदर जो a के एलिमेंट आ रहे हैं उनको हटा दो, इनको हटा दो, तो ये पार्ट है जो b माइनस a को रिप्रेजेंट करता है। तो वेन डायग्राम से समझ गए होंगे आप। दो समुच्चयों का सम्मित समुच्चय, जिससे मान लीजिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सम्मित समुच्चय को कि ए डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डेल बी। तो इसका मतलब ये होता है कि ए माइनस बी और यूनियन और बी माइनस ए, इस तरह से ये होता है। ये क्या है, सम्मित समुच्चय होता है। इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझाएंगे इसको। तो इसमें ए माइनस बी के का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जैसे ए माइनस बी वाला पार्ट ये था ए, और बी माइनस ए वाला ये देखो ये ऊपर ए माइनस बी वाला पार्ट ये था और बी माइनस ए वाला पार्ट ये था ये। तो इसके अंदर ये पार्ट है ना इंटरसेक्शन वो वाला, वो पार्ट नहीं रहेगा। तो ए और सम्मित है बी, तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं होगा वो, बाकी ए में भी होगा और बी में भी होगा। ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको सम्मित अंतर बोलते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसको। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक में हमको क्या दे रखा है इसमें,
नेक्स्ट टॉपिक में दिया है हमको समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, समुच्चय का पूरक समुच्चय। अंतर समुच्चय अलग होता है और पूरक समुच्चय अलग होता है इसमें, तो इनको अच्छे से देखोगे आप। पूरक समुच्चय का मतलब क्या है, देखो इसमें जैसे ए समुच्चय है और ए डैश है, तो ए डैश का मतलब होता है कि यू में से, कैपिटल यू ध्यान रखना है, उसमें से ए को निकालना होता है। इसका मतलब, इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है वो इस तरह से होती है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यू में तो बिलोंग करेगा, तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए के एलिमेंट्स को तो हमने निकाल दिया है इसमें। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यू के अंदर है, कैपिटल यू है, यू के अंदर है 1 2 3 4 5, और ए के अंदर है हमारे पास में 2 4, इस तरह से है। तो अब ए डैश पूछा है, तो ए डैश में से यू में जो एलिमेंट आ रहे थे उनको हटा दो आप। यू के कितने हैं, 1 2 3 4 5, और उसको निकालना है क्या, 2,4 को निकालना है। तो इसमें से 2,4 को हटा दोगे तो 1 3 5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1 3 और 5 बच जाएगा। तो यह ए डैश है, यानी ए का पूरक समुच्चय। ये क्या है, पूरक समुच्चय, यानी ए में नहीं होगा वो। पूरक समुच्चय का मतलब जो ए में नहीं होगा। देखो ए में अलग है और इसमें अलग है, पूरक समुच्चय हो गया कि नहीं हो गई। जो ए में है, जो ए डैश में नहीं होंगे, इसका मतलब ये होगा ए में होंगे जो, और ए डैश में नहीं होंगे। और ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन देखो ना, यहाँ से इसमें भी और इसमें कॉमन, तो एक भी नहीं है इसके अंदर। तो ये है पूरक समुच्चय। और पूरक समुच्चय के गुणधर्म देखते हैं। पूरक नियम के अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर हम इस तरह से लेंगे। पूरक नियम के अंदर जैसे ए डैश ले लिया, तो ए डैश का मतलब है कि वो u माइनस ए हो जाएगा। ए इसको पूरक नियम बोलते हैं, इसको मतलब ए डैश। इसी प्रकार से बी डैश ले लोगे तो बी डैश का भी संबंध u से होगा, ए से नहीं होगा। u ए माइनस बी, इसको पूरक नियम बोलते हैं। डी मॉर्गन लॉ के अंदर क्या है, ये जैसे ए यूनियन बी है और इसका होल डैश करना है, या ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल डैश करना है, पूरक निकालना है, तो इसका मतलब ये होता है कि देखो यहाँ डैश है, इस पर भी लगेगा, इस पर, लेकिन ये जो साइन है ना, ये अंदर वाला ये चेंज हो जाएगा, इसमें भी ये चेंज हो जाएगा। तो ये कैसे लिखते हैं, ए डैश यूनियन है, वहाँ इंटरसेक्शन कर देंगे, और बी डैश अलग अलग में ऐसे लिखेंगे इसको। और यहाँ कैसे लिखेंगे, ए डैश और यूनियन लिखेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन है अंदर, तो यूनियन चेंज कर देंगे, और बी डैश। तो इसको हम डी मॉर्गन लॉ नियम बोलते हैं। ये डी मॉर्गन ने नामक गणितज्ञ ने ये नियम दिया था। ए यून काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोबेबिलिटी के अंदर भी काम आता है, 12th क्लास के अंदर। तो ए यूनियन बी का डैश, यहाँ पी और लग जाएगा, इस पर इतना अंतर है। तो ए यूनियन बी का होल डैश क्या हो जाएगा, अंदर वाले साइन को चेंज कर देंगे, और इसमें भी अंदर वाले साइन को चेंज कर देंगे। द्विपूरक नियम क्या होता है, जैसे ए डैश का होल डैश, इसको द्विपूरक नियम बोलते हैं। ए डैश का होल डैश वापस ए ही आ जाता है, क्या जाता है, वापस ही। वैसे एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यू है, यू में ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, और ए के अंदर ले लिया क्या, हमने 2 और 4 ले लिया। तो ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश मतलब ए में नहीं होनी चाहिए, तो 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3। और इसका भी दोबारा से निकालेंगे तो ए डैश का होल डैश, तो अब इसमें नहीं होनी चाहिए, तो इसमें नहीं होनी, तो 2 और 4 आ जाएगा, इसमें होगा 2 और 4। तो कहने का मतलब वापस ए ही आ गया, वापस ए ही आ गया। तो इसको द्विपूरक नियम बोलते हैं। अच्छा, पूरक में फाई का नियम, जैसे फाई का नियम क्या होता है, जैसे फाई है, फाई का डैश निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई यू के अंदर रिलेशन इसका यू से है, यू में से फाई को हटाना। फाई का मतलब है, फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट नहीं है तो वापस यू आ जाएगा। इसको फाई का नियम बोलते हैं, फाई, हाँ फाई डैश बोल देंगे इसको। और यू डैश कैसे निकालते हैं, यू डैश का मतलब है कि यू में से यू को ही निकालना, यू में से यू को ही निकालना, तो क्या बचेगा, फाई बचेगा। तो ये फाई के और यू के नियम थे। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आपको जो इसके डी मॉर्गन लॉज है, इसकी आपको वेन डायग्राम है ना, जो एक्सरसाइज 1.5 में बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। तो हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इनको अच्छे से रिपीट करना, बार बार देखना। बेसिक अच्छा हो गया तो आपका जो एक्सरसाइज है या मिसलेनियस है उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।